हेलो, हाँ चालू क्या ना, हाँ ठीक है। तो मेरा कहना तो सिर्फ आप लोगों से इतना सा है कि प्रॉब्लम्स जो है वो सारी आपकी एक साथ आ जाए जेनेटिक्स की, तो मैं उनके, हाँ मैडम बोलिए, क्या बताओ। अरे भाई मैंने पेडिग्री पढ़ाई थी, पेडिग्री के टाइम में बताया भी था क्या। इधर ध्यान दीजिए, आपने डोमिनेंट की बात की थी, ठीक है। डोमिनेंट का बनाते हैं तो देखिए कैपिटल ए बनेगा। मान लीजिए एक ये फादर से मिला, ये मदर से मिला। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मदर से मिले, एक फादर से मिल जाए। अरे ये फादर से, मान लीजिए ये फादर से, ये मदर से, ये फादर से, ये मदर से, ये फादर से मदर से हो सकता है, और एक फादर से एक मदर से। आपने कहा कि कैपिटल ए जो है वो डिजीज्ड है, डिजीज कोज करेगा। सबके परसेंटेज बनाओ, 25%, 25%, 25%, और ये आपका 25%। लेकिन ये नॉन डिजीज्ड है, ये रोग नहीं कर रहा। रोग ये तीनों कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कैपिटल ए आ रहा है। कितना परसेंट हो गया इसका? यही तो जानना चाह रहे थे आप। आपका जो सवाल था जिसमें मैंने एक लाइन मैंने भी टाइप करके भेजी थी, यही था। अब समझ में आ गया? आप क्या पूछना चाह रहे हैं वो बताओ। आप मुझे एक बात बताओ, आप हम लोग क्या क्या सवाल क्या था इनका, दोबारा बोलना सवाल दो। अरे भाई आप एक चीज बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल है, ये पेरेंट आपके दोनों हेटेरोजाइगस है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए, ठीक है, मान लिया हमने कि ये दोनों के दोनों कैसे आपके हेटेरोजाइगस है पेरेंट। लेकिन इस कैपिटल ए आ गई तो आपका पेरेंट भी कैसा है? डिजीज्ड ही है। और इस कैपिटल ए के कारण ये पेरेंट भी आपका क्या है? डिजीज्ड ही है। आप कह रहे हो कि भाई कैपिटल ए जो है वो संबंधित रोग की जीन को कैरी कर रहा है, यही तो कह रहे हो सवाल के अंदर आप। अब सवाल के अंदर जब आप ये कह रहे हो तो यहां पर आप गैमिट बनाओ, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए बनेगा। मान लीजिए ये मेल है और सपोज कीजिए ये फीमेल है, ठीक है। यहां पर भी दो ही गैमिट बने, कैपिटल ए और स्मॉल ए बना, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ये कैपिटल ए इस कैपिटल ए के साथ में भी क्रॉस कर सकता है, ये कैपिटल ए इस स्मॉल ए के साथ में भी क्रॉस कर सकता है। मैं कह रहा हूं ये स्मॉल ए इसके ए के साथ में भी क्रॉस कर सकता है, ये इसके साथ में भी क्रॉस कर सकता है क्रॉस, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि साहब ये जो कैपिटल ए है ना ये डिजीज कोज करता है, तो बताइए कि डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये तो पूछ रहे हो आप, यही तो पूछना चाह रहे हो सवाल पे। तो प्रोबेबिलिटी ये भी डिजीज कोज करेगा, ये भी डिजीज कोज करेगा, ये भी डिजीज कोज करेगा, ये डिजीज कोज नहीं करेगा। आप रेशियो क्या बनाते हो? 3:1 का, यही तो बनाते हो। तो यहां पर 75% जो बच्चे हैं, 75% प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे में रोग हो सकता है। केवल 25% प्रोबेबिलिटी ऐसी है जिसमें बच्चे को डिजीज नहीं हो सकती। अब आइए, ये मैंने आप लोगों को वो प्रोबेबिलिटी पेडिग्री बताई थी, तब मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था इनको, पर कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार चीजें। थोड़ा मैडम पानी डालना इसके ऊपर, कोई बात नहीं। और भी देखो, आपको बिल्कुल भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आपके देखिए जितने भी सवाल हैं कृपया करके आप इनको दे दीजिए। और एक चीज और, कल आप लोग फिर क्या करेंगे
कि इन सवालों में से कितने सवाल आप आपस में एक दूसरे के सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग अपने स्तर पर भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आपस में डिस्कस किया गया एक दूसरे से, या खाली मेरे को ये नहीं आया तो मेरे को ये बताना भाई। आपको जैसे मान लीजिए इन मैडम को एक सवाल नहीं आया, हो सकता है वो सवाल इन मैडम को आता हो, इन्होंने इसके साथ डिस्कस कर लिया तो इसकी प्रॉब्लम वही सॉर्ट आउट हो गई। एक तरीका तो देखो प्रॉब्लम सोल्व करने का ये होता है। फिर क्या होता है, इनको भी नहीं आया, इन्होंने दूसरे से पूछा, उनको भी नहीं आया, दूसरे को भी नहीं आया, 4-5 लोगों का ग्रुप में डिस्कशन हुआ कि नहीं यार साहब ये प्रॉब्लम तो अपने को आई नहीं रही, फिर वो प्रॉब्लम मेरे पास दे दो, फिर मेरा काम है उसको सोल्व करके आपको देने का। तरीका तो देखो प्रॉब्लम का ये होता है। आप कई बार ग्रुप में जैसे सवाल डालते हैं, मैं जब देखता हूं उससे पहले तो कोई ना कोई सोल्व करके उसको भेज ही देता है। मैंने कई बार ऐसा देखा है ग्रुप के अंदर, ठीक है ना, देखा है मैंने। इसको अशोक, वो क्या नाम है, सविता, इसको अशोक को ग्रुप में जोड़ देना इसको, ठीक है ना। इसने क्या डिटेल और डेप्थ पढ़ ली जेनेटिक्स की, इसलिए कुछ चीजें ये भी सोल्व करके भेज देगा उसमें है। अजीत की पूरी सोल्व हो गई क्या? अजीत तेरे को जेनेटिक्स पूरी आ गई अब समझ में अच्छे से है? अजीत जब पहली बार आया था ना तब ये सोच रहा था पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा, और एक गैप लग गया था पढ़ने में। जब आदमी पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझ जाता है ना, गैप लगने के बाद में फिर इसने वापस पढ़ना स्टार्ट किया और लेबर करता है। लेबर अगर आदमी करता है ना तो फिर देखो वो सिलेक्शन दे जाता है। इसलिए आप प्रॉब्लम उसमें डालना, ठीक है ना। जो प्रॉब्लम्स हैं उनके फोटो खींच के तो या तो अपन कर ही लेंगे, है ना। जाते समय सीट में लगा लिया निशान आपने, है लिख लिया? हाँ, तो मैं उनको सोल्व करा दूंगा आपको, ठीक है ना भाई। 1 घंटे में आराम से 25-30 प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, उसमें कोई जोड़ नहीं आता। कई सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ सवालों में समझाने में थोड़ा सा समय लग जाता है, बाकी कुछ नहीं, कोई बात नहीं। आप तो अपनी प्रॉब्लम दो जी, वो मेरा काम है। एक ही जगह 2 वीडियो बना लेंगे, और ये भी हो सकता है कि 1.5 घंटा पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। आपकी परीक्षा रहेगी 27 और 28 की, है ना। तो अपन ऐसा करेंगे कि 27 की नाइट में तो किसी की परीक्षा होनी नहीं है रात को तो, अरे रात को 7-8 बजे तो कोई परीक्षा होनी नहीं किसी की। तो 8 बजे अपन 27 तारीख को, 27 को तो क्या 26 को करें या 28 को करें, है? आप ही तय कर दो तो मैं उस हिसाब से अपना वो तैयार कर लूंगा, तैयार करके वो आपको प्रॉब्लम उसके ऊपर करा दूंगा। क्या भाई डेट डिसाइड कर दो आप चाहो तो भाई कल 25 है, परसों 26 है, 26 को तो 26 को करा देता हूं, है? या मैं ही बताऊं, है? क्यों 27 को क्या है और 26 को क्या है? अरे पढ़ोगी क्या उस परीक्षा के लिए? चलो कोई बात नहीं, फिर आप पढ़ लो। ऐसा है कि फिर अपन ऐसा करेंगे कि 28 तारीख को करवा दूंगा फिर मैं, ठीक है ना। 28 तारीख को मैं ग्रुप में मैसेज छोड़ूंगा भाई, मेरा कहीं एक कोई मेरा लेक्चर और भी होना है ना, तो मैं उसके आधार पर मैं आपको डेट बता पाऊंगा कि कितनी तारीख को बैठ पाएगा मेरा, ठीक है ना। 26 को तो मैं फ्री हूं। चलो कोई बात नहीं, आइए। छुट्टी कल से छुट्टी है, हाँ कल से छुट्टी है। अरे परसों तो वैसे छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है ना। संडे को तो लोग जाएंगे, कल मैं कर रहा हूं, है?
सोमवार तारीख को भी परीक्षा बता रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, न तो 27 को क्लास हो सकती है आपको, न 28 को क्लास हो सकती है। राज्य सरकार के आदेश रहेंगे, कोचिंगें सारी बंद रहेंगी पूरे राजस्थान की। एक लाइन में आपको मैं बात बताता हूँ, आप होगी नहीं साहब मैं तो आऊंगा, कोई कौन पढ़ाओ, सब फालतू की बात है। 27-28 को कोई क्लास नहीं होगी। और एक दिन पहले बच्चे जो हैं कोई दूर दूर जिनके सेंटर आए हुए, तो वो भैया उस जगह जाएगा भी तो सही। आप अपनी समस्या मत देखो, दूसरे की भी समस्या देखो। अब ऐसा है कि आपकी 28 तारीख तक छुट्टी रहेगी, कल से लेकर कल क्लास नहीं हो पाएगी, कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, कल मुझे कहीं बहुत जरूरी काम पे जाना है। नहीं, फर्स्ट पेपर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूं। बायोलॉजी की कल कोई क्लास नहीं होगी। बायोलॉजी की क्लास आप लोगों की 25, 26, 27, 28 4 दिन आपकी छुट्टी रहेगी। क्लास आप लोगों की होगी 29 तारीख को। आ गई ना बात समझ में आपको? 29 को आपकी क्लास होगी। आरपीएससी ने अपना शेड्यूल डाल दिया है, शेड्यूल के अंदर अभी तक फर्स्ट डेट के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी उसने उपलब्ध नहीं कराई है। इट मींस अभी परीक्षा का कोई शेड्यूल नहीं है। पर्याप्त टाइम है आपके पास में, टाइम का प्रॉपर सदुपयोग करें, तरीके से आप चीजों को पढ़कर जाइए, तरीके से आप उनको फलवित करें। इतने दिनों में क्या करें, जितना पढ़ा दिया उसको रिवाइज कर ले और प्रॉब्लम सोल्व कर ले, अपने टेस्ट की तैयारी कर ले अच्छे तरीके से कम प्लांट फिजियोलॉजी को और जेनेटिक्स को तो इन छुट्टियों में ढंग से 4 दिन में तैयार करके पटक लो, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पीछे छूट चुके हैं। ठीक है ना, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेरे साथ स्टार्टिंग तो की थी, लेकिन धीरे 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 वो मेरे से पीछे छूटते जा रहे हैं, मैं आगे निकलता जा रहा हूं। और एक दिन ऐसा आएगा मैं तो डूब जाऊंगा और आप लोग पीछे पीछे घूमते रहेंगे। मतलब कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, पर आप लोगों के ऊपर एक बर्डन सा आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो इसको कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग आगे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ का जन्म क्या कहलाता है? प्रोटोजूलॉजी कहलाता है। फाइलम प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहोफ ने। शब्द किसने दिया था? गोल्डफस ने। फाइलम प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेलुलर होता है। डोबेल के अनुसार क्या बताया था साहब? एसेलुलर होता है। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि साहब ये आपका क्या कहते हैं इसको, कि यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है। मैंने कहा कि साहब इसके ऊपर पेलिकल का आवरण होगा तो रेगुलर। ये पेलिकल किसका बना होता है? लिख लो उसके पास में। पेलिकल जो है, पेलिकल 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 किसका बना होता है? ये नाग का बना होता है। काला नाग नहीं है भैया, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन का बना होता है। लिख लीजिए, एन एसिटाइल एन-एसिटाइल ग्लूकोसेमीन का बना होता है। फिर आप लोगों को बताया कि अमीबा के ऊपर पेलिकल का आवरण नहीं पाया जाता। अमीबा कैसा होता है? इरेगुलर होता है। फिर आप लोगों को बताया साहब एनिमल आपका सॉलिटरी हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है। सॉलिटरी में जैसे अमीबा कॉलोनी के अंदर रेडियोलेरियन ऊज और फोरमेनिफेरा ऊज की बात की। इसी तरह से मैंने आप लोगों को बताया एनिमल आपका एक्वेटिक भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर में भी पाया जा सकता है, मैराइन वाटर में भी पाया जाता है। फ्रेश वाटर में आपका अमीबा प्रोटियस पाया जाता है, पैरामीशियम पाया जाता है, यूग्लिना पाया जाता है। और इसी तरह से मैराइन वाटर के अंदर आपका मैंने एग्जांपल के रूप में बताया था अमीबा वेरुकोसा, अमीबा स्ट्रेटेटा। ठीक है ना, अमीबा स्ट्रेटेटा याद हो तो ठीक है, नहीं कोई खास बात नहीं है। फिर इसी तरह से मैंने आप लोगों को बताया था फोरमेनिफेरा ऊज है, रेडियोलेरियन ऊज है, ये सब मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। फिर आप लोगों को अब आगे मैंने बताया कि इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का ढीला ढाला आवरण पाया जाता है। ठीक है ना, रेडियोलेरियन ऊज और फोरमेनिफेरा ऊज पर। तो प्रोटोजोआ का घर क्या कहलाता है बच्चों? लोरिका हाउस। क्या कहलाता है प्रोटोजोआ का घर? लोरिका हाउस। क्या कहलाएगा? लोरिका हाउस कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको? लोरिका हाउस कहते हैं। अब उसके बाद में पैरासिटिक फॉर्म भी बताई थी। पैरासिटिक फॉर्म में कौन कौन सी होती है? आपका प्लाज्मोडियम है,
एंट अमीबा स्टोलाइटिका है, ठीक है ना, एंट अमीबा जिंजीवेलिस है, ठीक है ना, ये सारे के सारे पैरासाइटिक फॉर्म है। अब आ जाएगी साहब, देखिए फाइनल जो प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं, अगला नंबर लगा के लिखेंगे, प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं, जो प्रोटोजोअन्स हैं, वो कैसे कैसे हो सकते हैं। ये भैया मोनो न्यूक्लिएट, मोनोन्यूक्लिएट का मतलब एक केंद्रीकीय, दूसरा आप लोग बताएंगे बच्चों बाई न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट द्विकेंद्रीकीय, और एक बच्चों होता है मल्टी न्यूक्लिएट, जिसको आप लोग बोलेंगे बहु केंद्र किए। एक केंद्र किए, द्वि केंद्र किए, और एक आप लोग बताएंगे बहु केंद्र किए, मोनोन्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट। देखिए मोनोन्यूक्लिएट, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अमीबा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चों ये अगर आप लोग देखें तो ये क्या हो गया अमीबा, तो अमीबा में केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है। कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं अमीबा के अंदर, अमीबा में केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है, तो ये क्या हो गया आपका मोनोन्यूक्लिएट। इसी तरह से बाई न्यूक्लिएट की बात करें तो एग्जाम्पल देंगे बच्चों पैरामीशियम। देखिए अगर मैं पैरामीशियम की बात करूं तो बच्चों पैरामीशियम के अंदर यहां पर आप लोग बताएंगे कि दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यहां पर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं साहब, दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। देखिए एक न्यूक्लियस तो आकार में कैसा होता है बड़ा, एक न्यूक्लियस आकार में बच्चों कैसा होता है छोटा, तो इसे तो क्या बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, यानी कि गुरु केंद्रक। दूसरा क्या कहलाता है बच्चों माइक्रो न्यूक्लियस, इसे क्या बोलेंगे लघु केंद्रक। ये जो गुरु केंद्रक है ये पैरामीशियम की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, मतलब इसकी कायिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है, कायिक वृद्धि, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है। ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है, ये इसकी कायिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा बताएंगे माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस इसमें बताएंगे ये रिप्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी है, ये प्रजनन की क्रिया का नियंत्रण करता है। तो पैरामीशियम में कितने केंद्रक पाए जाते हैं, दो केंद्रक, द्वि केंद्रीय है, गुरु केंद्रक उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और लघु केंद्रक जो है वो प्रजनन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट का एग्जाम्पल बच्चों बताएंगे ओपेलाइना, ओपेलाइना। अगर हम ओपेलाइना की बात करें तो भैया ये जैसे ओपेलाइना है, ये क्या हो गया ओपेलाइना, और इस तरह से ओपेलाइना में बच्चों बताएंगे ओपेलाइना, ओपेलाइना ये बहुकेंद्री की, ये सब केंद्रक है इसमें। तो ये कैसा होता है, यहां पर ये सब न्यूक्लियाई है, ये सब क्या होता है न्यूक्लियाई। सबको दिख रहा है ना अच्छे से पीछे, मल्टी न्यूक्लिएट।
गया भाई सबका? आगे चले। तो एनिमल्स को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांट लिया। यहाँ पर मोनोन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट। मोनोन्यूक्लिएट में अमीबा बता दिया, बाइन्यूक्लिएट में पैरामीशियम और मल्टीन्यूक्लिएट में आपका एग्जाम्पल क्या गया? ओपेलाइना। चित्र भी साथ साथ में जरूर बना लेना ना, समझ में आसानी से आ जाते हैं। फिर भैया उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, गमन की बात करते हैं। लिखिए लोकोमोशन। अगला कैरेक्टर लिखेंगे लोकोमोशन, आईएनपी लगा लो। फाइलम प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार लोकोमोशन होता है। फाइलम प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार गमन अंग होते हैं। गमन के आधार पर फाइलम प्रोटोजोआ का वर्गीकरण किया गया है। फाइलम प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। किसके आधार पर? लोकोमोशन के आधार पर। किसके आधार पर बताएंगे बच्चों? गमन के आधार पर। तो लोकोमोशन के आधार पर हमने क्या कर दिया? इसका वर्गीकरण किया है। किसके आधार पर किया है? लोकोमोशन। अब देखिए, ये जैसे प्रोटोजोआ है, ठीक है। अब प्रोटोजोवंस जो है, प्रोटोजोवंस में गमन के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? शूडोपोडिया। शूडोपोडिया को क्या बोलते हो? कूटपाद। कूटपाद किसमें पाए जाते हैं? अमीबा में पाए जाते हैं। ये सब अमीबा के क्या हो गए? ये शूडोपोडिया हो गए। अमीबा के अंदर जो शूडोपोडिया पाए जाते हैं वो लोब के आकार के होते हैं, इसलिए इनको लोबोपोडिया कहते हैं। फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी में ये सवाल पूछा गया था कि अमीबा के कूटपाद किस प्रकार के होते हैं? लोब के आकार के, लोबोपोडिया कहते हैं। शूडोपोडिया में भी क्या गया आपका? लोबोपोडिया। शूडोपोडिया में भी आप किसकी बात कर सकते हैं? लोबोपोडिया की बात कर सकते हैं। इसी तरह शूडोपोडिया के बाद में दूसरा आप लोग बताएंगे गमन किसके द्वारा हो सकता है बच्चों? फ्लैजिला के द्वारा, यानी कि कसाब के द्वारा। किसके द्वारा हो सकता है? कसाब या फ्लैजिला। फ्लैजिला बनाने की जब भी बात आए तो दिमाग में अपने यूग्लिना चलना चाहिए। ये साहब आप अपना यूग्लिना ले लीजिए, और ये साहब यूग्लिना में कितने कसाब? 2 कसाब। ये यूग्लिना के क्या हो गए? फ्लैजिला। तो यूग्लिना जो है, यूग्लिना ले लो, ट्रिपेनोसोमा ले लो, लीसमान या डोनोवानी ले लो, जियार्डिया ले लो, सब में गमन के लिए क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला। तो ऐसे एनिमल जो फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन करते हैं क्या कहलाएंगे साहब? फ्लैजिलेट्स कहलाते हैं। तीसरा आप लोग बताएंगे बच्चों यहां पर क्या पाए जाते हैं? सीलिया। क्या पाए जाते हैं? सीलिया। सीलिया को बच्चों आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पक्षमार्क। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या देंगे? पैरामीशियम। पैरामीशियम दे दीजिए, स्पायरोस्टोमम दे दीजिए, वोर्टिसेला दे दीजिए, डाइडिनियम दे दीजिए, निक्टोथीरस दे दीजिए, जो आपकी मर्जी करे वो एग्जाम्पल, पर पैरामीशियम जरूर याद रखना। और पैरामीशियम में देखें, ये लीजिए साहब आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम ये तो 2 केंद्रक बना दिए, और ये हमने भैया यहां पर क्या बना दिए? ये क्या कहलाएंगे? सीलिया। ये लीजिए साहब आप। और एक चीज और लिख देता हूं मैं 4th नंबर पे, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में क्या आएंगे? परजीवी। परजीवी में गमन अंग अनुपस्थित, जैसे प्लाज्मोडियम, जैसे नोसेमा,
मैं नोसेमा का नाम इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ये दिमाग में रहे, क्योंकि सेरिकल्चर के ऊपर ये आ जाता है सवाल। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी टीचर के पास देख लीजिए, कोई भी इतना खोलकर क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाते, केवल लाइन टू लाइन लिखवा देते हैं। मैंने आपको विथ डायग्राम एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताइए। नहीं तो केवल करेक्टर के नाम नाम लिखवाने हो ना, आधे घंटे में एक फाइल हो जाता है, लेकिन उससे फाइल में याद नहीं होते। तो अभी आपने क्या देखा, एक तो देखा केंद्रक, एनिमल्स में तीन एग्जांपल ले लिए, अमीबा एक केंद्रिक की है, पैरामीशियम द्विकेंद्रिक है, ओपेलाइना बहुकेंद्रिक है। और पैरामीशियम में दो केंद्रक में, एक तो मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस क्या काम आता है, क्या काम आता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का रेगुलेशन करता है। दूसरा कौन सा बताया बच्चों मैंने आपको, कौन सा बताया, हाँ वो क्या काम करता है, रिप्रोडक्शन में। फिर प्रोटोजोन्स में लोकोमोशन देखे, कूटपाद किसमें पाए जाते हैं, अमीबा में, एंट अमीबा में पाए जाते हैं, अमीबा में मतलब राइजोपोडा का कैरेक्टर है उसमें कूटपाद। याद रखेंगे फाइलम प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। आरपीएससी के अंदर कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। इस संघ के वर्गीकरण का आधार क्या है, गमन, ठीक है ना। फिर फ्लेजिला किसमें होता है, यूग्लिना में, ट्रिपेनोसोमा में, और सीलिया किसमें देखने को मिलता है, पैरामीशियम के अंदर। और पैरासाइट जो भी है, प्लाज्मोडियम, नोसेमा, ठीक है ना, इन सब के अंदर, जैसे मोनोसिस्टिस, इन सब के अंदर आप लोग बताएंगे ये सब के सब परजीवी, सबके सब कैसे है, परजीवी, इनमें गमन अंग अनुपस्थित। लिखिए पोषण, पोषण बड़ा इंपॉर्टेंट है अमीबा का। अमीबा क्या, फाइलम प्रोटोजोआ का। पोषण या न्यूट्रिशन, अगला करेक्टर देखेंगे। अगर पोषण देखें तो देखिए कैसा हो सकता है, होलोजोइक, इसको क्या बोलेंगे, प्राणी समभोजी। कैसा हो सकता है, होलोफाइटिक, पादप समभोजी। कैसा हो सकता है, मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब मिश्रित भोजी। और क्या बताएंगे, होलोजोइक, होलोफाइटिक, मिक्सोट्रॉफिक और पैरासाइट्स, परजीवी। क्या बताएंगे, परजीवी। प्राणी संभोजी या होलोजाइक की बात करें तो बताएंगे एनिमल लाइक फीडिंग। क्या बताएंगे, एनिमल लाइक फीडिंग, मतलब जंतुओं की तरह भोजन ग्रहण करना, जंतुओं की तरह भोजन ग्रहण करना। जैसे एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, जोइक का मतलब एनिमल, एनिमल की तरह फीडिंग करना। होलोफाइटिक, होलो का मतलब कंप्लीट, फाइटिक का मतलब एनिमल, सॉरी फाइटिक का मतलब प्लांट, यानी कि प्लांट लाइक फीडिंग, प्लांट लाइक फीडिंग। पादपों की तरह भोजन करना मतलब फोटोसिंथेसिस करना, मतलब क्या करेंगे बच्चों, फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल यहां पर देंगे क्लेमाइडोमोनास। ये जो आपकी यूनिसेलुलर एल्गी जो है,
इनको हम इसी कैटेगरी में डाल देते हैं, क्लेमाइडोमोनास, होलोफाइटिक। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, इसको प्रोटोजोन्स के अंदर भी रखा जाता है, वैसे तो ये प्रोटिस्टा ग्रुप है। फिर आता है मिक्सोट्रोपिक। मिक्सोट्रोपिक में एनिमल और प्लांट दोनों की तरह फीडिंग, दोनों की तरफ फीडिंग हो। अगर दोनों की तरफ फीडिंग हो, एनिमल और प्लांट अगर दोनों की तरफ फीडिंग है, क्या बोलेंगे? मिश्रित भोजी। एग्जाम्पल युगलीना। एग्जाम्पल क्या देंगे बच्चों? युगलीना। तो क्या क्या नाम है? नाम बोलो, बोलो। होलोजोइक, होलोफाइटिक, मिक्सोट्रोपिक। होलोजोइक, होलोफाइटिक, मिक्सोट्रोपिक। होलोजोइक का मतलब प्राणी संभोजी, मतलब एनिमल की तरह भोजन करना। होलोफाइटिक का मतलब प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बनाना। मिक्सोट्रोपिक का मतलब युगलीना, जब लाइट होती है, युगलीना में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। युगलीना में क्लोरोफिल पाया जाता है, लाइट की उपस्थिति में ये फोटोसिंथेसिस करता है। डार्क में जब ये बॉटम में चला जाता है तो ये क्या करेगा? क्या करेगा? एनिमल की तरह फीडिंग करता है। इसीलिए लिख लीजिए, युगलीना को पादप एवं जंतुओं के मध्य की संयोजक कड़ी कहा जाता है। इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। क्या? ग्रीन प्रोटोजोवन भी कह दो। हरा से वो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। भाई हमारे प्रियंका मैडम की इच्छा हो गई कि सर इसको ग्रीन प्रोटोजोवन भी कह देंगे। अगर इसको ग्रीन प्रोटोजोवन कहेंगे तो भैया क्लेमाइडोमोनास को भी ग्रीन प्रोटोजोवन ही कहेंगे, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो ग्रीन। ठीक है, चलो। पैरासाइट्स जैसे प्लाज्मोडियम, जैसे मोनोसिस्टिस, नोसेमा। मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस में ग्रीगेरियन नेचर पाया जाता है रिप्रोडक्शन के टाइम में। मोनोसिस्टिस, नोसेमा, प्लाज्मोडियम। क्लियर भाई? पोर्शन भी सबको। आगे हेडिंग लगाइए डाइजेशन। बिठा दो उसको। एक फाइलम पिक्चर में बैठेगा दिमाग में, फिर उसके बाद में दूसरे फाइलम अपने आप स्टाइल में निकल लेंगे। एक पहले फाइलम में थोड़ा सा अपने को चीजों को अरेंज करने में आप लोगों को अपने दिमाग को प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा जोर आता है। फिर लिखिए, प्रोटोजोन्स में इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन पाया जाता है। पाचन की क्रिया कोशिका के अंदर होती है। लिखिए, पाचन की क्रिया कोशिका के अंदर फूड वैक्यूल्स में होती है, खाद्य रिक्तिका में होती है। पाचन कहां पर होगा? खाद्य रिक्तिका में, फूड वैक्यूल्स में। यहां पर पाचन कहां पर होगा? फूड वैक्यूल्स के अंदर होगा। कहां पर होगा? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है, कहां पर होगा? फूड वैक्यूल्स के अंदर, खाद्य रिक्तिका में। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैं कहूं साहब कि ये अमीबा है, ये क्या बनाया मैंने? ये अमीबा बनाया। अमीबा के अंदर मान लीजिए कि ये फूड वैक्यूल्स है, खाद्य रिक्तिका है। क्या है ये? खाद्य रिक्तिका। और खाद्य रिक्तिका में भोजन का पाचन हो रहा है। याद रखना, खाद्य रिक्तिका के चारों ओर जो कोशिका अंगक मिलेगा वो कौन सा मिलेगा बच्चों?
लाइसोसोम। ये कौन सा कोशिकांगक है? लाइसोसोम। और ये क्या है? फूड वैक्यूल। केंद्रक मत समझ लेना, मैंने फूड वैक्यूल ही बनाई है, खाली केंद्रक वेंद्रक की बात नहीं कर रहा है यहां। और ये इसके गमनांग क्या कहलाते हैं? शूडोपोडिया। जहां शूडोपोडिया पाए जाते हैं वो इसका एंटीरियर रीजन होता है, अग्रभाग होता है। और जहां पर पीछे वाला भाग, इसको बोलते हैं यूरोइड। यूरोइड ये इसका पोस्टीरियर रीजन है, जिसको पश्चिम भाग भी कहते हैं। भोजन जो है खाद्य रिक्तिका के अंदर होता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहलाएगा। देखिए, पाचन की क्रिया जब आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती तो पाचन क्या कहलाता? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अभी पाचन कहां पर हो रहा है बच्चों? सेल के अंदर। अरे भाई अमीबा में तो एक ही सेल के अंदर हो रहा है पाचन। जब किसी एक सेल के अंदर पाचन हो तब बोलेंगे बच्चों इंट्रा सेलुलर। क्या बोलेंगे? इंट्रा सेलुलर कहेंगे। बात समझ में आ गई मेरी? कहां पर हो रहा है? फूड वैक्यूल्स। क्लियर सबको? फिर आगे चलते हैं। आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे कि देखिए अमीबा में, देखिए अमीबा में, या अमीबा क्या, अमीबा को छोड़ो, आप देखो भोजन का माध्यम पहले अम्लीय बाद में क्षारीय होता है। और अमीबा भी लिखना चाहो तो लिख लो आप। फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर फाइलम कोर्डेट्स तक किसी भी एनिमल को उठा लो, सब में भोजन का माध्यम पहले अम्लीय बाद में क्षारीय होता है। ये लाइन परीक्षा में पूछी जा चुकी है आरपीएससी में। भोजन का पहले अम्लीय बाद में क्षारीय माध्यम होता है। पहले कौन सा मीडियम होगा? एल्कलाइन, सॉरी पहले अम्लीय एसिडिक, और फिर बाद में कौन सा होगा? एल्कलाइन। और फूड वैक्यूल्स के चारों तरफ कौन से कोशिकांगक पाए जाते हैं? लाइसोसोम। लिख लिया? अब हम बात करते हैं कि प्रोटोजोवन में सबसे हैरानिकी पर कौन आते हैं? सीलिएट्स आते हैं। कौन आते हैं? सबसे टॉप कौन आते हैं? सीलिएट्स। अब सीलिएट्स में एग्जांपल आता है आपका पैरामीशियम का। भाई पैरामीशियम को सीलिएट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि गमन के लिए क्या पाए जाते हैं? सीलिया। इनके अंदर दो संरचनाएं पाई जाती हैं। एक तो पाया जाता है बच्चों कोशिका मुख, इसे बोलते हैं साइटोस्टोम। एक पाया जाता है कोशिका गुद, इसे बोलते हैं साइटोपाइज या साइटोप्रोक्ट। परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछा गया, पर एग्जामिनर ने कभी भी कोशिका गुद जैसे शब्दों का प्रयोग एग्जाम में नहीं किया। हिंदी में भी साइटोपाइज और साइटोप्रोक्ट जैसे शब्द लिखे। साइटोप्रोक्ट संरचना पाई जाती है पैरामीशियम में। जितने भी सीलिएट्स हैं उनके अंदर कोशिका मुख और कोशिका गुद पाया जाता है। न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा, डाइजेशन भी समझ में आ गया होगा। पाचन कहां पर हो रहा है? न्यूट्रिशन में क्या बताया? होलोफाइटिक, होलोजोइक, मिक्सोट्रोफिक और पैरासाइट। होलोजोइक में अमीबा एनिमल की तरह फीडिंग करना, होलोफाइटिक प्लांट की तरह फीडिंग करना, मिक्सोट्रोपिक एनिमल और प्लांट दोनों की तरह फीडिंग। और उसके बाद में आप लोग यहां पर बता सकते हैं क्या क्या बता सकते हैं बच्चों? यहां पर आप लोग बता सकते हैं कि पैरासाइट्स फॉर्म जो है, पैरासाइट्स फॉर्म भी बताइए, आपको एग्जांपल भी बताए हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा आप लोग बताएंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो प्रोटोजोन्स में होता है। यहां पर क्या पाई जाती है? फूड वैक्यूल्स। चले आगे। और सीलिएट्स या पैरामीशियम में क्या देखने को मिलेगा? कोशिका मुख और कोशिका गुद। कोशिका मुख और कोशिका गुद, साइटोस्टोम, साइटोपाइज या क्या बोलेंगे आप इसको? साइटोप्रोक्ट।
लिखिए बच्चों रेस्पिरेशन। अगला पॉइंट लिखेंगे रेस्पाइरेशन या क्या लिखेंगे श्वसन। रेस्पिरेशन या क्या लिखेंगे श्वसन। देखिए श्वसन जो है वो शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है। शरीर की सामान्य सतह, इसे बोलते हैं जनरल बॉडी सरफेस। किसके द्वारा होता है? शरीर की सामान्य सतह या जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। यहां पर जनरल बॉडी सरफेस को आप लोग क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन कह दो या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कह सकते हैं। कौन सी विधि काम आएगी? सरल विसरण विधि यहां पर काम आएगी। सिंपल डिफ्यूजन मेथड। याद रखना कोई भी एनिमल श्वसन करे, मेथड हमेशा सरल विसरण विधि ही काम आती है। चाहे आप श्वसन करें, चाहे अमीबा करे, चाहे मैं करूं, चाहे कोई और करे, हमेशा चाहे प्लांट करे, सिंपल डिफ्यूजन मेथड काम आता है। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए अमीबा क्या करेगा? जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अंदर लेगा और घुलित अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालेगा। मेथड यहां पर ये क्या हो गई आपकी? इसको बोलते हैं जनरल बॉडी सरफेस, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। मेथड यहां पर काम आता है सिंपल डिफ्यूजन मेथड, एसडीएम, सिंपल डिफ्यूजन मेथड या सरल विसरण विधि काम आती है। हो गया? ये हो गया क्या? श्वसन। श्वसन किसके द्वारा होता है? शरीर की सामान्य सतह, सामान्य सतह कह दीजिए, कोशिका झिल्ली कह दीजिए, प्लाज्मा झिल्ली कह दीजिए। जल में घुलित अवस्था में ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करेगी शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड घुलित अवस्था में बाहर निकल जाती है। आगे चले। एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन उत्सर्जन। देखिए ज्यादातर जलीय जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है और ऐसे एनिमल जिनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है क्या कहलाएंगे? अमोनोटेरिक। तो ज्यादातर प्रोटोजोन्स आपके कहां पर प्रेजेंट है? जल में। तो जल में उनका उत्सर्जी पदार्थ बच्चों क्या होगा? अमोनिया। तो क्या कहलाएंगे? अमोनोटेरिक। यहां ध्यान दीजिए, यहां पर क्या काम आती है साहब? जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ही होगा उत्सर्जन भी, शरीर की सामान्य सतह। यहां पर भी क्या काम आएगा? सरल विसरण विधि, सिंपल डिफ्यूजन मेथड काम आएगा। सेम चीजें जो अभी जस्ट लिखी है यही चीजें काम आएंगी। यहां पर आप चित्र में क्या बना सकते हैं? चाहो तो इसी चित्र में शो कर लीजिए, चाहे तो आप इसी चित्र में शो कर लीजिए। इस चित्र में क्या शो करेंगे? इस चित्र में शो कर दीजिए अमोनिया को बाहर निकालते हुए दिखा दीजिए। एनिमल कैसा हो गया? अमोनोटेरिक। इनका उत्सर्जी पदार्थ एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? अमोनिया। इसलिए एनिमल्स क्या कहलाएंगे? अमोनोटेरिक। ये लो जी साहब, श्वसन भी हो गया और उत्सर्जन भी हो गया। बना लीजिए इसमें। हो गया? एक छोटी सी लाइन और लिख लो। अमीबा, अमीबा इसी में लिखना है, एक्सक्रीशन में। अमीबा बाई
यूरेट और ट्राई यूरेट, बाई यूरेट और ट्राई यूरेट का उत्सर्जन भी करता है। बायूरेट एवं ट्राई यूरेट का उत्सर्जन भी करता है। बायूरेट और ट्राई यूरेट का उत्सर्जन भी करता है। यहां तक किसी बात बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई हो, कैन यू आस्क मी एनी क्वेश्चन? सबको सब चीजें क्लियर? हाँ जी, पीछे भाई। हाँ मैडम, इधर एनीवन, कोई भी, किसी को किसी भी पॉइंट पर कहीं पर कोई भी छोटा सा भी किंतु परंतु है, पूछ सकते हैं। हाँ मैडम, बायूरेट और ट्राईयूरेट एक्चुअली में क्या होता है, ये नाइट्रोजनिस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। आपके जैसे मैं कहूं कि प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स होते हैं ना, तो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स का जब विखंडन होता है तो वहां पर यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड का आयोनिक फॉर्म क्या होता है, यूरेट। उन्हीं से बायूरेट और ट्राईयूरेट बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईएमपी लगा लो पहले। आपको पता है क्या, मैं पूरा अमीबा तो इसी में पढ़ा जाता हूं। आपके सिलेबस में अमीबा और दिया हुआ एक जगह पीजी में, वो यही हो जाता है बहुत कुछ सोचता। बहुत चीजें मैं पढ़ा देता हूं यहीं पर। लिखिए साहब, ओस्मो रेगुलेशन। परासरण नियमन, परासरण नियमन, ओस्मो रेगुलेशन। इनमें नीचे से दौड़ के शाही मरवाला अच्छे से। शरीर से अतिरिक्त जल को, शरीर से अतिरिक्त जल को, शरीर से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया, शरीर से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया ओस्मो रेगुलेशन या परासरण नियमन कहलाती है। देखिए, प्रोटोजोन्स में ओस्मो रेगुलेशन के लिए, प्रोटोजोन्स में परासरण नियमन के लिए संकुचनशील रिक्तिका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या पाई जाती है बच्चों? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, या आप लोग बताएंगे संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या क्या बताएंगे? संकुचनशील रिक्तिका। देखिए, एक संकुचनशील रिक्तिका ये एक अस्थायी संरचना है। कैसी संरचना होती है? अस्थायी संरचना है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर होती है। कैसी संरचना है? अस्थायी संरचना है। और ये जो कहां पर पाई जाती है? केवल फ्रेश वाटर
प्रोटोजोन्स में उपस्थित। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल केवल फ्रेश वाटर प्रोटोजोन में पाई जाती है। अपवाद, एक्सेप्शन लिखेंगे, मैराइन प्रोटोजोवन, समुद्री प्रोटोजोवंस और पैरासाइट प्रोटोजोवन, इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अनुपस्थित होती है। यह पॉइंट परीक्षा में पूछा जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसमें पाई जाती है? केवल मात्र फ्रेश वाटर प्रोटोजोवन में। किसमें एब्सेंट होती है बच्चों? मैराइन प्रोटोजोवन। किसमें? परजीवी प्रोटोजोवन। तो परजीवी प्रोटोजोवन यानी कि समुद्री प्रोटोजोवन, और एक क्या बताया बच्चों? परजीवी प्रोटोजोवन के अंदर संकुचनशील रिक्तिका या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होती है? एब्सेंट होती है। लिख लिया? फिर लिखेंगे अमीबा, यूग्लिना, इनमें एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। सीबी का मतलब फ्यूरिकुलम वाइटी नहीं है, आपके अपना बायोडेटा समझ लो। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और यहीं पर मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि पैरामीशियम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पैरामीशियम के अंदर संकुचनशील रिक्तिकाएं कितनी पाई जाती है? 2। अभी मैं आपको बताऊं, एंट अमीबा स्टोलाइटिका, कोई भी परजीवी हो, कोई भी परजीवी प्रोटोजोवन हो, उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होती है? एब्सेंट होती है। हो गया भी सबका? समझ में आ रहा है? क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है सबको? देखो अभी थोड़ी देर में होते ही फिर इसको रिवाइज करेंगे, तब आपको लगेगा कि यार इतनी देर से पढ़ रहे हैं, वो तो 5 मिनट में सब कुछ हो गया है ना। ऐसा होना चाहिए कि आपकी उंगलियों पर वो चीजें 2 मिनट में 3 मिनट में दौड़ जाए, तब आप मान लेना कि आपको क्लासिफिकेशन अच्छा आता है। उंगलियों पर अगर नहीं आ रहा है तो मान लीजिए कि उसको उंगलियों पर लाने की कोशिश करें, ठीक है ना, तभी मजा आता है। बता दूं क्या बताया? ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है? शरीर से अतिरिक्त जल को बाहर निकालना। ओस्मो रेगुलेशन के लिए कौन सी संरचना काम आती है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अच्छा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किडनी के समजात अंग है, लिख लो। अरे भाई किडनी का काम क्या है? ओस्मो रेगुलेशन करना, ठीक है ना। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किडनी के समरूप अंग है। किडनी के समरूप, वृक्क के समरूप, वृक्क। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किडनी के समरूप अंग है। समरूप अंग तो क्या है? संरचना है, ठीक है ना। एक्चुअली में क्या करता है? ये प्रासरण नियमन करता है। किडनी का काम क्या है? प्रासरण नियमन करना, ठीक है ना। क्लियर? फिर लिखेंगे, अरे यार ये वापस हाथ में रहता है। प्रासरण नियमन एक सक्रिय प्रक्रिया है। ओस्मो रेगुलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। प्रासरण नियमन एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बच्चों? एक एक्टिव प्रोसेस है।
एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। एनर्जी के रूप में क्या चाहिए? एटीपी। ये भैया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। इसके चारों ओर यहां पर क्या पाए जाएंगे? कौन से कोशिका लगाएंगे अब? माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी देने के लिए। क्या पाए जाते हैं इसके चारों तरफ? माइटोकॉन्ड्रिया, और इसे क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और इसमें क्या भरा हुआ है? जल। चले आगे। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं बोर्ड के ऊपर, समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा इस पे। देखिए, मैं यहां पर 3 पेट्री डिश ले रहा हूं। अमीबा के लिए तो पेट्री डिश ही समुद्र के बराबर है। ठीक है, ये क्या ले ली हमने? पेट्री डिश ले ली। और यहां पर इसमें क्या डाला? फ्रेश वाटर। याद रखेंगे, फ्रेश वाटर को अलवणीय जल भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें लवण नहीं होते। फ्रेश वाटर जो पानी हम पीते हैं उसमें कुछ ना कुछ मात्रा के अंदर लवण जरूर पाए जाते हैं, और लवण लेना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये जो पानी है यहां, ये मान लीजिए आपका डिस्टिल वाटर है, आसुत जल। ठीक है, आसुत जल हो गया। कौन सा जल हो गया? ये आसुत जल हो गया। इधर हमने क्या ले लिया? ये ले लीजिए आप समुद्री जल, यानी कि मैराइन वाटर। इसको क्या बोलेंगे? समुद्री जल। अब साहब हमने क्या किया? अरे इनको बंद तो ढंग से करता है, ऐसे क्या जल्दी जल्दी में काम करके लाते हो? मैंने कहा लीकेज क्या हो रहा है? ये आपकी क्लास में स्टार्ट किए थे पेन, मैंने कब, कितने दिन हो गए इनको काम में लेते हुए। ये साहब हमने इसमें क्या कर दिया? अमीबा डाल दिया। क्या डाल दिया? अमीबा। अमीबा जैसे ही हम फ्रेश वाटर के अंदर डालेंगे तो फ्रेश वाटर के अंदर क्या होगा?
अब फ्रेश वाटर किस जल की तरह काम करेगा जी? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के रूप में काम करेगा। करेगा या नहीं करेगा? अल्प परासारी विलयन के रूप में काम करेगा। जल जो है वो अमीबा के शरीर में एंटर करेगा। जल जो बच्चों क्या होगा? जल अमीबा के शरीर के अंदर एंटर करेगा। अगर इसके अंदर एंटर करता है तो बच्चों यहां पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या हो जाएगी? सक्रिय हो जाएगी और वो क्या करेगी? प्राशन नियमन करेगी। अतिरिक्त जल को क्या करेगी? शरीर से बाहर निकालेगी। अगर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को हटा दे तो क्या होगा? अमीबा फट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सेल वॉल तो है ही नहीं है, ठीक है। तो एक काम तो यहां पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होगी? सक्रिय है। अब मैं क्या करूं? इधर ध्यान दीजिए, बाद में नोट कर लीजिए आप। अब इस अमीबा को निकाल कर और इसको कहां पर डाल दें? समुद्री जल में। अमीबा को निकाल कर और इस अमीबा को कहां डाल दिया जी? समुद्री जल में डाल दिया। ये क्या है? यहां पर अमीबा प्रोटियस। क्या है ये? अमीबा प्रोटियस। इसको निकालकर और कहां पर डाल दिया? मैराइन वाटर के अंदर डाल दिया। मैराइन वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? यहां पर अब मैराइन वाटर, यहां पर इसके अंदर तो एक कोशिका रस है भाई, इसकी भी तो कोई सांद्रता होगी। बाहर का जो विलयन है ये आपस में आइसोटोनिक हो जाते हैं। तो मैराइन वाटर इसके लिए किसका काम करेगा? आइसोटोनिक विलयन का। जितना जल अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। तो मैराइन वाटर जो है वो इसके लिए किसका काम करेगा? आइसोटोनिक का काम करेगा। जल अंदर जाएगा नहीं। क्या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की आवश्यकता है यहां? तो यहां पर क्या हो जाएगी? कैन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डिस अपीयर हो जाएगी। ये लाइट जल नहीं रही क्या है? थोड़ा मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या हो जाएगी? डिस अपीयर हो जाएगी। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहां पर क्या हो जाएगी? डिस अपीयर हो जाएगी। इसको जलाओ यार, ये कहीं चक्कर तो नहीं पड़ेगा। रोज ये जलती है क्या? और कोई लाइट नहीं जलती? अरे वो बेचारे ऑनलाइन देखने वाले बच्चों की समस्या हो जाएगी। जलती है लाइट? मेरे को थोड़ा कम लग रहा है। जलाना दिया इन लाइटों को पीछे से। अरे वो कॉर्नर पे खड़े होकर देखो ना यार। है? क्या हुआ? मुझे लाइट कम लग रही थी आज। तुम्हारे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे जोर आ जाएगा दोबारा वीडियो बनाने में भैया। वो एक जेनेटिक्स का कोई आधे घंटे का उसमें आवाज चली गई थी, वही बना, अभी बनाया नहीं। वो भी कल सुबह सुबह बनाते हैं उसको भी। कई दिन हो गए बच्चों को कहते हुए। ठीक है, तो यहां पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या हो गई? आपकी डिसअपीयर हो गई। यहां पर संकुचनशील रिक्तिका जो है वो आपकी क्या हो जाती है बच्चों? डिसअपीयर हो जाती है। क्लियर? अब क्या होगा? अगर सपोज कीजिए मैं इस अमीबा को निकाल कर वापस किस में डाल दूं? फ्रेश वाटर में। यानी कि मैराइन वाटर से निकालकर वापस फ्रेश वाटर में डाल दें तो क्या होगा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल री अपीयर हो जाएगी, पुनः प्रकट हो जाती है। फ्रेश वाटर से निकालकर समुद्री जल में डाल दूंगा तो क्या होगा? गायब हो जाएगी। आगे बात समझ में कंसेप्ट? तीसरा जल है डिस्टिल वाटर। अगर मैं यहां से इस संकुचनशील रिक्तिका को निकालकर और किस में ट्रांसफर कर दूं? डिस्टिल वाटर में।
ये साहब अमीबा को हमने किस में डाल दिया, डिस्टिल वाटर में, तो क्या होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अत्यधिक क्रियाशील हो जाती है, इसको अधिक काम करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, अधिक काम करना पड़ेगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा भैया, पानी ज्यादा बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये और ज्यादा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। आ गई बात समझ में, बना लीजिए। इसका फोटो भी खींच लो, ग्रुप में डाल देना, किसी का कोई छोटा मोटा कुछ रह जाए तो। वो पानी देना तो भूल गया पीना। आज भी कोई नया डेमो है क्या इस क्लास में, जो नया बच्चा, कोई नहीं है ना, अच्छा आप 2 लोग हैं, 3 आ गए, तो क्लास के बाद में मिलना। अच्छा आप भी हैं क्या, आप भी मिल लेना। समझ में आ रहा है क्या जो पढ़ा रहा हूं अभी, हो गया भाई बच्चों सबका। अच्छा ये बताओ मेरे को पहले तो, बोटनी वाले उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोटनी वालों को आ रहा है समझ में, हाँ जी, प्रियंका मैडम, पासबुक आ गई, डिंपल मैडम है, तबीयत पानी तो ठीक है, और भाई बोटनी में और बच्चे इधर बोटनी में कौन है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ भाई पीछे मैडम आ रहा है अच्छे से। हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, इनकी प्रॉब्लम की सीट आपको मैं उपलब्ध करवाऊंगा, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम, अब जो किताबें आ रही है ना नई एलन की सीटें, इनमें उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इनका प्रिंट आउट में यहां नीचे दे दूंगा, उसका पूरा का पूरा सेट आपको उपलब्ध करवा देंगे यहां से, ठीक है ना, ये मेरी जिम्मेदारी है, दोनों की, टैक्सोनॉमी की दोनों में, है ना। जो जो इनमें नहीं है ना, वो सारी चीजें मैं उपलब्ध करवाऊंगा आपको, उनके क्वेश्चन बैंक, आपको इथोलॉजी का भी उपलब्ध करवाऊंगा, आप लोगों को नाम है टीनिया सोलियम है, ये ऐसे कई एनिमल्स है जो उसमें नहीं मिलेंगे, उनके मैं सवाल उपलब्ध करवाऊंगा आपको। क्या कह रहे हैं आप, स्टैटिक्स का उन्होंने तैयार कर लिया, जल्दी मिल जाएगा आपको, बाकी स्टैटिक्स बहुत अच्छे से करवा दी आप लोगों की। अरे ये एनिमल टैक्सोनॉमी, एक एनिमल फिजियोलॉजी होने के बाद तो सिलेबस होता हुआ सा नजर आता है, फिर जोर नहीं आता, फिर लगता है सिलेबस के पास नहीं है, तो क्योंकि फिर वो तो जैसे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे 7 दिन में, बायोटेक्नोलॉजी 7 दिन में, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी 7 दिन में, आपकी
प्लांट एनाटॉमी वो होती हुई सी नजर आती है, वो छोटे पार्ट है, लंबे यही है। आगे चलिए, अब लिखेंगे इसमें, सबको ये तो अच्छे से समझ में आ गया। लिखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एब्सेंट, परिसंचरण तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होता है। लिखो ममता बहन जी, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। क्लियर? फिर उसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग, बात करते हैं पहले रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? प्रजनन की बात करते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक तो होगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। दूसरा होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बहुत छोटा सा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो किसके द्वारा होता है? कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है, संयुग्मन। यहां पर पूरा का पूरा जंतु गैमिट की तरह काम करता है, जैसे पूरा का पूरा दो पैरामीशियम। ऐसे देखिए यहां पर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये दो पैरामीशियम आपस में फ्यूज हो गए, तो दो पैरामीशियम, पूरा का पूरा पैरामीशियम गैमिट के रूप में काम करता है। तो पूरा एक ही तो सेल बेचारा करेगा क्या? क्या तो ना आएगा, क्या निचोड़ेगा, ये बस यही पूरी एक सेल काम आती है। तो ये जो सेल है ना, यही गैमिट के रूप में काम करती है। तो दो सेल जो है उनके बीच में इस तरह से क्या बन जाता है? कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है। क्या बन जाती है? सहयुग्मन नलिका, जिसके द्वारा ये कुछ नहीं करते, खाली रिफ्रेश हो लेते हैं। ये अपना केंद्र उसको दे देगा, उसका केंद्र खुद ले लेगा, और कुछ नहीं होना देना। ठीक है ना? इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन, रिफ्रेश होना। इसको कहते हैं रिफ्रेश होना, इसे कॉन्जुगेशन, सहयुग्मन। और यहां पर आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम्पल याद रखेंगे, पैरामीशियम। तो दो गैमिट आपस में फ्यूज होंगे, क्या कहलाएंगे? सिनगेमी। क्या कहलाता है बच्चों? सिनगेमी। सिनगेमी का मतलब क्या होता है? दो युग्मकों का फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स। और पूरा का पूरा एनिमल गैमिट्स की तरह बिहेवियर करता है। बस इतना सही है, कुछ नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म। एसेक्सुअल में बना लीजिए एक बार। चले आगे। क्या? सिनगेमी का मतलब यह है कि जैसे एक पैरामीशियम, दूसरा पैरामीशियम, पूरा का पूरा पैरामीशियम युग्मक के रूप में कार्य करेगा, है ना? अब बच्चों बात करते हैं किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप लोग क्या बताएंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग यहां पर बताएंगे कि भैया कौन कौन से टाइप है। पहला टाइप बाइनेरी फिशन, इसको बोलते हैं द्विविभाजन। कुछ लोगों का मन हो जाए तो बोल देते हैं द्विविखंडन। द्विविभाजन कह दीजिए, द्विविखंडन कह दीजिए, एक ही बात है। ये भी बच्चों तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो सिंपल बाइनरी फिशन, है ना? बाइनरी फिशन, सिंपल बीएफ।
एक ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बीएफ। एक बताएंगे लॉन्जिट्यूडिनल यानी कि अनुदैर्घ्य, या बता सकते हैं लंबवत बाइनरी फिशन। तीन प्रकार का यहां पर द्विवीय विभाजन देखने को मिलता है। सिंपल बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। सिंपल बीएफ, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल। इसको मिटा दूं सेक्सुअल वाले को, तो है ना। अभी यही खोल लेते हैं इनको। सिंपल बीएफ को देखते हैं पहले। सिंपल बीएफ का एग्जाम्पल है अमीबा। इसका एग्जाम्पल क्या बताएंगे आप? अमीबा, ठीक है ना। अमीबा, अगर आप अमीबा को देखें तो अमीबा के अंदर इस प्रकार से देखिए, और एनिमल दो भागों में ऐसे क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। ये कहलाता है सिंपल बाइनरी फिशन, सिंपल बीएफ। ट्रांसवर्स बीएफ की बात करते हैं तो ट्रांसवर्स जो बीएफ है इसका एग्जाम्पल बताएंगे बच्चों पैरामीशियम। अंडरलाइन कर लेना, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पैरामीशियम, पैरामीशियम को अगर देखें तो ये भैया पैरामीशियम, ये पैरामीशियम, और भैया ये पैरामीशियम के अंदर आपका ये इस तरह से पैरामीशियम। ठीक है ना। अगर यहां पर देखें तो ये कैसा हो गया? अनुप्रस्थ द्विवीय विभाजन। कैसा हो गया? अनुप्रस्थ। और अगर युगलिना में, और एक आता है आपका युगलिना, ये लीजिए साहब युगलिना को, और ऐसे एक लाइन खींच दो सीधी, ये हो गया लॉन्जिट्यूडिनल। ये किस में हो गया बच्चों? युगलिना में। छोटे छोटे डायग्राम बना लीजिए, बस याद रह जाए कि ऐसा ट्रांसवर्स होता है, ऐसा ये होता है। मोनिका, कुछ पुरानी यादें ताजा हुई क्या है?
शाही बढ़ने लिख लो फटाफट। हो गया बाइनरी फिशन सबका? हो गया। बडिंग किसमें पाई जाती है? एफिलोटा। बडिंग किसमें पाई जाती है? एफिलोटा, क्लेमाइडोमोनास, वोर्टिसेला। इसी तरह से आप लोग बताएंगे 3 नंबर पे बच्चों प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी यानी कि यहां पर प्लाज्मा का विभाजन। तो यहां पर प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी किसमें देखने को मिलती है? ओपे लाइना में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? ओपे लाइना में। 4 नंबर पे मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन किसमें देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियम में भी देखने को मिलता है बच्चों, अमीबा में भी देखने को मिलता है। अमीबा प्लाज्मोडियम में बहु विखंडन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? बहु विखंडन देखने को मिलता है। तो यहां पर बाइनरी फिशन, बडिंग, प्लाज्मोटोमी और मल्टीपल फिशन। और 5 नंबर पे एक और बता दीजिए, स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी बीजाणु जनन, ये भी आपका अमीबा में देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। इतने एग्जाम्पल पर्याप्त हैं। परीक्षा की दृष्टि से प्लाज्मोटोमी को याद कर लें और बाइनरी फिशन को दिमाग में रख लें। तो द्विवीय विखंडन यहां पर 3 प्रकार का, सरल, अनुप्रस्थ और लंबवत। सरल किसमें पाया जाता है? अमीबा में। अनुप्रस्थ किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में। लंबवत किसमें होता है? यूग्लिना में। प्लाज्मोटोमी का एग्जाम्पल ओपे लाइना। प्लाज्मोटोमी का एग्जाम्पल आप लोग क्या बताएंगे? डॉक्टर नीलम मैडम दिख रहा है? तो यहां पर क्या बताएंगे? प्लाज्मोटोमी का एग्जाम्पल ओपे लाइना। मल्टीपल फिशन का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम और अमीबा। इसी तरह से स्पोरोगोनी का एग्जाम्पल अमीबा और प्लाज्मोडियम। अब लिखिए आप, हो गया सबका कंप्लीट? दोबारा सुन लीजिए। रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। सेक्सुअल कॉन्जुगेशन के द्वारा पूरा का पूरा एनिमल गैमेट की तरह काम करेगा, होलोगेमी। क्या बताएंगे बच्चों? होलोगेमी। दैट्स क्लियर। फिर दूसरी तरफ आप बताएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन 3 प्रकार का, सरल, अनुप्रस्थ, लंबवत। सरल किसमें? अमीबा में। लंबवत किसमें? यूग्लिना में। अनुप्रस्थ किसमें? पैरामीशियम में। फिर बताएंगे बडिंग किसमें? एफिलोटा। एफिलोटा। और किसमें? क्लेमाइडोमोनास, वोर्टिसेला। प्लाज्मोटोमी किसमें पाई जाती है? ओपेलाइना। और आपका मल्टीपल फिशन और स्पोरोगोनी प्लाज्मोडियम और अमीबा में देखने को मिलता है। आप तो बाइनरी फिशन को और प्लाज्मोटोमी को दिमाग में रखना। चलो आगे। हाँ क्या? हाँ अरे मैडम आएगा हाइड्रा। बडिंग तो बहुत एनिमल्स में, ओबेलिया कॉलोनी में भी बडिंग देखने को मिलेगी। बडिंग तो बैक्टीरिया में भी होती है, ईस्ट में भी होती है,
अपने को प्रोटोजोआ में मत हाइड्रा लिया हो। सिलेंट्रेटा में बात करेंगे, कुछ चीजें तो सिलेंट्रेटा के लिए छोड़ो, अभी तो केवल दिमाग में प्रोटोजोआ चलने दो। फिर लिखो एनसिस्टमेंट, एनसिस्टमेंट पुट्टी भवन, हेडिंग लगा लो एनसिस्टमेंट पुट्टी भवन। पुट्टी भवन लिखिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में एनिमल्स के चारों ओर, प्रतिकूल परिस्थितियों में एनिमल्स के चारों ओर सिस्ट का निर्माण होता है। सिस्ट या पुट्टी का निर्माण होता है, सिस्ट या पुट्टी का निर्माण होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, इस अमीबा के चारों ओर ऐसे भैया ये क्या बन गई, सिस्ट बन गई। क्या बन गई है, सिस्ट, और ये क्या है, अमीबा। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रोटोजोअन्स के चारों ओर सिस्ट का निर्माण क्या कहलाता है, पुट्टी भवन या एनसिस्टमेंट। सिस्ट एनिमल को प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एडवर्स कंडीशन। लिख लिया, प्रतिकूल परिस्थितियों से क्या देती है जी, सुरक्षा प्रदान करती है। हो गया क्लियर। आगे आओ, देखिए आप लोगों में जो बच्चा आरपीएससी बायो फर्स्ट ग्रेड में पूरे राजस्थान को टॉप करेगा, उसको मेरी तरफ से, मैं कोई कोचिंग वोचिंग की मेरी आदत नहीं है, अपना खुद, ठीक है ना, आपको 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जो बच्चा पर राजस्थान को टॉप 60, हाँ फर्स्ट रैंक तो फर्स्ट होती है, टॉपर ही होता है। तो मैं तो मेरा डुप्लीकेट देखूंगा ना ठीक है ना, उसको भैया ये अपनी तरफ से, ठीक है, 4 गुना फीस वसूल कर सकते हो, मौका है, ठीक है ना, इसको मत गवाना। और ऑनलाइन बच्चों के लिए भी है, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए भी। ऐसा नहीं है ऑनलाइन वाले सोचे वहां बैठ के पढ़ रहे होंगे कि यार सर ने हमारे लिए तो कुछ बोला ही नहीं। चाहे ऑनलाइन का बच्चा हो चाहे ऑफलाइन का बच्चा हो, जो भी टॉप करेगा, जो अपने इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है, उस बच्चे को, ठीक है ना, 1 लाख रुपए का चेक सेपरेट भेंट किया जाएगा। ठीक है, कोशिश करना। खींची जी तैयार हो जाओ, कमर कस लो। मैं सोच रहा हूं ये पैसा घर में रह जाए खींची मेरे को कह भी रहा था कि सर ते तो बोस ना कर दो, आप टॉप कर छा दो का ये तो जस्ट जोकिंग है, मजे की बातें हैं, खाली थोड़ा सा हंसने के लिए, क्योंकि दिमाग में कुछ लंबा चल गया प्रोटोजोआ, तो मैंने कहा इसको थोड़ा बाहर निकालो ठीक है ना। तो ये आप लोगों के हो गया। अब लिखिए, प्रोटोजोअन्स इममोर्टल होते हैं, अमर होते हैं। प्रोटोजोअन्स अमर होते हैं, प्रोटोजोअन्स
अमर होते हैं, प्रोटोजोवंस अमर होते हैं। प्रोटोजोवंस क्या बताया मैंने आपको बच्चों, प्रोटोजोवंस क्या होते हैं, अमर होते हैं, इममॉर्टल होते हैं, क्योंकि इनमें सोमेटोप्लाज्म कायिक द्रव्य, जर्म प्लाज्म यानी जनन द्रव्य में विभेदन नहीं होता। कायिक द्रव्य एवं जनन द्रव्य में विभेदन नहीं होता। नो डिफरेंशिएशन फाउंड इन सोमेटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म, यानी कि सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म में किसी प्रकार का कोई विभेदन नहीं होता। बात समझ में आ गई? तो इसे आप लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे इसको, कि ये इममॉर्टल होता है। प्रोटोजोवंस में, लास्ट पॉइंट लिख लो, प्रोटोजोवंस में रीजनरेशन की क्षमता, प्रोटोजोवंस में रीजनरेशन की क्षमता, पुनरुद्भवन की क्षमता, अपार पुनरुद्भवन, अबंडेंट रीजनरेशन, अपार पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अबंडेंट रीजनरेशन, क्लियर? अमीबा टूट जाए तो नया, एक्सीडेंट हो गया तो नए अमीबा बन जाएंगे, अपना हो जाए तो समझ गए होंगे सब। ये साहब आप लोगों ने क्या पढ़े, इनके कैरेक्टर्स। अब आप लोग एक एक चीज पर मैं रिवाइज करवा रहा हूं, उस पर आप अपना दिमाग दौड़ाएंगे, फिर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। फाइलम में सबसे बड़ा है पढ़ने में इनमें, बाकी फाइलम जब चलेंगे ना, अब क्या आपको पिक्चर समझ में आ गई? पिक्चर जब समझ में आ जाती है ना, तो फिर फटाफट होता हुआ निकलता है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, फाइलम प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक, डोबेल के अनुसार कैसा था, ये दे दो थोड़ा सा, जैसे गला मेरा बोलने में सही रहेगा। हाँ, तो यूनिसेलुलर कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, डोबेल के अनुसार कैसा बताया मैंने आप लोगों को, एसेलुलर। फिर उसके बाद में बताया साहब एनिमल की शेप जो है इरेगुलर हो सकती है, रेगुलर हो सकती है। रेगुलर होगी तो पेलिकल होगा, पेलिकल किसका बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन का बना होता है। इरेगुलर शेप होगी जैसे अमीबा, अमीबा के चारों तरफ क्या पाई जाती है, बाउंड्री के रूप में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोग बताएंगे कि साहब इस फाइलम के एनिमल कहते हैं या तो हम अकेले रहेंगे सोलिटरी जैसे अमीबा, कहते हैं हम कॉलोनी के रूप में रहेंगे जैसे फोर्मेनिफेरा ऊज और रेडियोलेरियन ऊज। फिर लोग हम बात करें कि साहब इस फाइलम के जो एनिमल है, कहते हैं साहब हम तो एक्वेटिक है, कुछ कहते हैं साहब पैरासाइट है। पैरासाइट वाले बोलते हैं कौन कौन, कि लीसवान या डोनोवानी है, जैसे आपका क्या है, एंट अमीबा स्टोलाइटिका है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस है, ठीक है ना। प्रासरण नियमन जहां लिखा है वहां एक छोटी सी लाइन और मेंशन कर लो, मेरे याद आ गई। यदि एंट अमीबा स्टोलाइटिका को, 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 एंट अमीबा स्टोलाइटिका को फ्रेश वाटर में डाल दिया जाए, फ्रेश वाटर FW लिख लो, FW में डाल दिया जाए, यदि एंट अमीबा स्टोलाइटिका को फ्रेश वाटर में डाल दिया जाए तो मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, परलोक पधार जाते हैं। क्लियर, समझ आ गई? मतलब कोई भी परजीवी हो वो पानी में नहीं रह सकता। अगर हमें कोई पानी में डाल दे तो क्या हम पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, क्या जिंदा रह सकते हैं, क्या नहीं रह सकते? तो हर एनिमल का अपना एक हैबिटाट होता है। फिर आप लोगों को आगे फिर चर्चा करते हैं कि साहब इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं आपके एक्वेटिक, जैसे फ्रेश वाटर में है, मैराइन वाटर में, एक्वेटिक में जैसे आपका बताया फ्रेश वाटर में अमीबा,
प्रोटियस। और जैसे मैराइन वाटर के अंदर कौन रहता है, अमीन कौन रहता है, फोर्मिनिफेराउज और रेडियोलेरियनूज। फिर आप लोगों को बताया साहब इस फाइलम के अंदर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर किसकी बात करें है, इसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है, ढीलाढाला आवरण होता है, क्या कहलाता है आपका, लोरिका हाउस कहलाता है। फिर उसके बाद में बताएंगे साहब लोकोमोशन। अगर लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन किस किस के द्वारा हो सकता है, लोकोमोशन यहाँ पर स्यूडोपोडिया के द्वारा, अमीबा, और किसके द्वारा, फ्लैजिला के द्वारा, यूग्लिना, लिस्मानिया, जियार्डिया, और यहाँ पर सीलिया, किस सीलिया में क्या आएगा आपका, पैरामीशियम। क्लियर, पैरामीशियम है, वोर्टिसेला है, निक्टोथीरस है, डाइडिनियम है, स्पायरोस्टोमम है, सब इसी के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद में आप लोग बताएंगे कि इस फाइलम के जो एनिमल्स जो है उनके अंदर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन ही नहीं पाए जाते, लोकोमोशन के लिए कुछ भी नहीं है, ऑर्गन तो होते ही नहीं है, गमन के लिए कुछ संरचना नहीं पाई जाती। जैसे जितने भी पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल के लिए प्लाज्मोडियम है, नोसेमा है, मोनोसिस्टिस है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप लोग बताएंगे कि साहब न्यूक्लियस की बात करें तो एक न्यूक्लियस, अगर एक न्यूक्लियस है, मोनोन्यूक्लिएट अगर है तो जैसे अमीबा, बाई न्यूक्लिएट जैसे पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस, एक तो कौन सा, गुरु केंद्रक, एक लघु केंद्रक, मैक्रो माइक्रो, मैक्रो क्या करेगा, मैक्रो न्यूक्लियस है माइक्रो उपापचय क्रियाओं का, और जो माइक्रो होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए होता है। फिर उसके बाद में आप लोग बताएंगे क्या कि मल्टी न्यूक्लिएट जैसे ओपेलाइना। फिर आ जाइए साहब सीधे किसके ऊपर, पोषण के ऊपर, न्यूट्रिशन पर, होलोजोइक अमीबा, पैरामीशियम, होलोफाइटिक क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास। फिर उसके बाद में आप लोग बताएंगे क्या मिक्सोट्रोफिक यूग्लिना, ठीक है ना, प्लांट और एनिमल के बीच का क्या कहलाता है, कनेक्टिंग लिंक। फिर उसके बाद में क्या बताएंगे साहब, पैरासाइट्स भी होते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में पैरासाइट्स में तो कई एग्जांपल देंगे, ट्रिपेनोसोमा है, जियार्डिया है, आपका एंडामीबा स्टोलाइटिका है, एंडामीबा जिंजीवेलिस है, एंडामीबा टीनेक्स है, ये सारे एग्जांपल इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोग बताएंगे साहब क्या, डाइजेशन। डाइजेशन की बात करें, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, एनिमल कहता है पहले मेरा भोजन का माध्यम अम्लीय, बाद में कैसा होगा, क्षारीय होगा, है ना। डाइजेशन अगर होगा तो फूड वैक्यूल में होगा, उसके चारों तरफ कौन से कोशिका अंग पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं। श्वसन और उत्सर्जन दोनों मिलकर बात करते हैं और कहते हैं कि भैया हम तो जनरल बॉडी सरफेस, अब ये अमीबा कहता है मेरे पास कौन सी बॉडी सरफेस है, मेरी बॉडी सरफेस तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, जो भी करना हो भैया इनसे ही कर लो, ठीक है ना। तो ठीक है भैया, जल में घुली ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी और जल में घुलित अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। कौन सा मेथड काम आया, सिंपल डिफ्यूजन मेथड काम आएगा, सरल विसरण विधि काम आएगी। बालिकाओं दोनों की नजर इधर होनी चाहिए इस समय, कंसंट्रेट मी, अड़ोसी पड़ोसी को कंसंट्रेट नहीं करें, सिर्फ मेरे को करे अभी, क्योंकि प्रोटोजोआ तभी आएगा, ठीक है ना। तो मेरी तरफ पूरी नजर रहे, मैं जो बोल रहा हूं मैं रिवीजन नहीं कर रहा, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इन चीजों को, ठीक है ना। इसलिए आपको साथ बोलना है जिससे चीजें याद हो जाए। फिर क्या बताया साहब, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन किससे हो गए, जनरल बॉडी सरफेस, सिंपल डिफ्यूजन मेथड, और इनका उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, अमोनिया, तो क्या बोलेंगे अमोनोटेलिक। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब शरीर से अतिरिक्त जल को बाहर निकालना। ओस्मो रेगुलेशन के लिए क्या पाई जाती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है अमीबा में एक, पैरामीशियम में दो, और यूग्लिना में भी एक, और पैरासाइट्स फॉर्म्स में एब्सेंट होती है। फिर आप लोग यहीं पर बताएंगे, क्या बताएंगे जी, यहां पर आप लोग बताएंगे कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक अस्थायी संरचना है जो केवल फ्रेश वाटर प्रोटोजोवन में पाई जाती है, मैराइन और पैरासिटिक फॉर्म के अंदर एब्सेंट होती है। समझ में आ रही हैं बातें। फिर उसके बाद में आप लोग यहां पर बताएंगे प्रासरण नियमन एक सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है ना, एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। फिर एक एक्सपेरिमेंट बताया कि अमीबा को अगर फ्रेश वाटर से उठाकर मैराइन वाटर में डाल दे तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। अगर मैराइन से वापस फ्रेश वाटर में डाल दे तो रीअपियर हो जाएगी। फ्रेश वाटर से निकालकर अगर डिस्टिल वाटर में डाल दे तो हाईली एक्टिव हो जाएगी, हाइपर एक्टिव, अत्यधिक क्रियाशील हो जाती है। अगर एंड अमीबा स्टोलाइटिका को उठाकर अगर किसमें डाल दें, पानी में, दुनिया से रुखसत कर जाएगा ये, ठीक है ना, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा अपने को। फिर उसके बाद में आप लोग बताएंगे क्या,
सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, ये सब एब्सेंट है, ठीक है ना। क्या बताएं? रिप्रोडक्शन दो प्रकार का था, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल में बताया बाइनरी फिशन तीन प्रकार का बताया, सिंपल, सिंपल, ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडिनल। सिंपल अमीबा में, ट्रांसवर्स किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, और लॉन्जिट्यूडिनल किसमें पाया जाता है? यूग्लिना में। फिर प्लाज्मोटोमी किसमें पाई जाती है? ओपेराइना में। मल्टीपल फिशन स्पोरोगोनी किसमें देखने को मिलती है? प्लाज्मोडियम में और अमीबा में। और एक और बताया था बडिंग, एफिलोटा में, वोर्टिसेला में, क्लेमाइडोमोनास में। फिर उसके बाद में बच्चों बात किसकी करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के द्वारा हो रहा है। सिंगेमी कॉन्जुगेशन, दो एनिमल्स आपस में कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा फ्यूज होते हैं, आपस में अपने आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान करके रिफ्रेश हो जाते हैं। जैसे अभी आप अपने घर जाएंगे और कमरा बंद करके आराम से, अरे सुन लो, डांस करना, रिफ्रेश हो जाओगे। डांस करने से आदमी रिफ्रेश होता है, एक्सरसाइज करने से। फिर उसके बाद में आप लोग बताएंगे कि भैया प्रतिकूल परिस्थितियों में एनिमल के चारों तरफ सिस्ट बनती है, एनसिस्टमेंट कहलाता है, जो कि इसको क्या करेगा? प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करता है। फिर उसके बाद में आप लोग यहां पर बताएंगे, क्या बताएंगे साहब? एनिमल कहता है कि हम तो अमर हैं। अमर का मतलब इममोर्टल है, कभी नहीं जाएंगे, अमर है। अमर है तो भैया अमर अकबर अंथुनी हो गया है तो अपना, ठीक है ना। कायिक द्रव और जनन द्रव में कोई अंतर नहीं है, रीजनरेशन की अपार क्षमताएं पाई जाती है। प्रोटोजोन का घर लोरिका हाउस कहलाता है। आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। कितने खुश हुए कि बस पीछा छूटा प्रोटोजोआ से, तो अभी कहां छूटेगा। मैं आपको इनके सबफाइलम फफाइलम तो कोई पूछता नहीं है, सीधी सीधी क्लासों पर ही बात कर लेता हूं, ठीक है ना। क्योंकि फालतू में ज्यादा मैं तुम लोगों को निचोड़ूंगा तो कोई अर्थ वाली बात नहीं है। अपने तो कितना ही है, कितना ही निकलता जाएगा, बोलते जाएंगे, निकल जाएगा। मेरे को तो बस यूं क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये है, ठीक है ना। या तो आज ऐसा कर लो, करा दूं क्या है? थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं, 2-5 तो है ना, 7 थोड़ी बच गए। क्या टाइम? 7:30 अपन अब जब लोड कराओगे ना, तब मेंटली रूप से सब प्रिपेयर होकर रहता, ठीक है ना, तभी करा लेंगे, नहीं तो अभी एनिमल छूट जाएंगे, होंगे तो नहीं पूरे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टर्न के ऊपर मिलते हैं, और विश यू गुड लक। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं अच्छे से एग्जाम देना, नेगेटिव मत करना, है क्या नेगेटिव? तो फिर करिए ना।